इकट्ठा करते हैं। समझ में आया था कैसे वो CO2 कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं। उसमें होता क्या है, क्रेंज एनाटॉमी होती है। क्या होता है, क्रेंज एनाटॉमी। मीजोफिल्स की सेल सराउंडिंग में होती है, बंडल शीथ की सेल अंदर होती है। दो तरीके के क्लोरोप्लास्ट मिलता देखने को, ग्रेनुल और ये ग्रेनुल क्लोरोप्लास्ट। अब मैं साइकिल को बता रहा हूँ, ठीक है। C4 साइकिल। दूसरा नाम इसका क्या है, H साइकिल। क्यों बोलते हैं, क्योंकि H साइंटिस्ट का नाम है, उनके नाम पर इसको H साइकिल बोलते हैं, ठीक है। इस साइकिल की देखिए खास बात क्या है, पॉइंट इंपॉर्टेंट पता होना चाहिए। यहाँ पर इस साइकिल में 2 बार कार्बोक्सिलेशन होता है। कितनी बार होता है, कार्बन डाइऑक्साइड 2 बार अटैच होगी। किसके साथ, देखिए ये बाहर ये एक सेल है, कौन सा सेल है ये, मीजोफिल। जब आप लीफ के एनाटॉमी को पढ़ते हैं, लीफ में क्या पढ़ते हैं, अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस, ठीक है। यहाँ पर ये वेस्कुलर बंडल, जिसको क्या बोलते हैं, संवाहक ऊतक, और यहाँ पर ये बंडल शीथ की लेयर होती है। देखिए ये क्या है, बंडल शीथ। यहाँ पर जाइलम और फ्लोएम होगा। ऐसा आपको C3 में भी देखने को मिलता है। वहाँ पर भी क्या बंडल शीथ होती है, लेकिन कोई बताएगा क्या बंडल शीथ में क्लोरोप्लास्ट होता है कि नहीं होता है C3 प्लांट में? हाँ, क्लोरोप्लास्ट नहीं होता बंडल शीथ में, केवल और केवल मीजोफिल सेल में होता है, ठीक है। केल्विन साइकिल केवल और केवल मीजोफिल सेल में ही चलती है। समझ में आया। C4 प्लांट में क्लोरोप्लास्ट 2 जगह है, कहाँ पर है, मीजोफिल में भी है और बंडल शीथ में। समझ में आया सर जी। C3 का भी C4 का ये सब बताइएगा एक बार। C3 और C4 एक साथ कंपैरिजन में, बस मैं इसको थोड़ा सा कंप्लीट कर दूँ ना, मैं भी कंपैरिजन बता दूँ। देखिए इससे याद रहेगा। बाहर मैंने बताया था आपको, मीजोफिल सेल्स होते, ध्यान समझते रहिए। ये मीजोफिल सेल्स क्या होती है, रिंग में होती हैं। रिंग में मतलब घेरे में होती है। अब कार्बन डाइऑक्साइड जब स्टोमेटा के द्वारा आएगी तो सबसे पहले किस सेल के कांटेक्ट में आएगा, मीजोफिल सेल, ठीक है। ये बाहर इसलिए बनाया गया है मीजोफिल को, जो डायग्राम ये कौन सी सेल है, मीजोफिल। इसके बाद नीचे कौन सी सेल बनाते हैं, बंडल शीथ, ठीक है। 2 तरीके का सेल है। कार्बन डाइऑक्साइड सीधे इंटर करती है, ये कार्बन डाइऑक्साइड लिखा क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड है। बुक में लिखा गया है कि कार्बन डाइऑक्साइड HCO3- की फॉर्म में इंटर करती है। इसका क्या मतलब है, वाटर के साथ रिएक्ट करती है। प्लांट की, पौधे की पत्ती है, वाटर होगा अंदर, होगा ना। कार्बन डाइऑक्साइड आती है, पानी के साथ रिएक्शन करती है, H2CO3 बनता है। H2CO3 टूटेगा, H प्लस HCO3- हो जाएगा। ये HCO3- दिख रहा है ना, मतलब ये कार्बन डाइऑक्साइड इस रूप में मीजोफिल में इंटर कर रहा है। इसके बाद यहाँ पर ये किसके साथ रिएक्ट करेगा, आइए, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट किसके साथ रिएक्ट करेगा, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट। समझ में आया। फॉस्फोइनॉल पायरुवेट के साथ अगर यही आप बोलते C3 प्लांट में, तो कार्बन डाइऑक्साइड किसके साथ रिएक्ट करती थी, वहां पर RuBP के साथ, 5 कार्बन की शुगर थी वो। समझ में आया। ये फॉस्फोइनॉल पायरुवेट के साथ रिएक्ट करेगा, इसमें 3 कार्बन है। कितने कार्बन है इसमें, 3 कार्बन है, ठीक है। ये बनेगा पहला कंपाउंड ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। इसलिए फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ द C4 साइकिल क्या होता है, OAA, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। व्हाट इज द फर्स्ट एक्सेप्टर ऑफ द CO2? C4 साइकिल में कार्बन डाइऑक्साइड को सबसे पहले कौन एक्सेप्ट कराता है, DEP। DEP के साथ जोड़ रही है ना, वहां पर RuBP होता है। एंजाइम का नाम क्या लगेगा बताइए, पैपकेस। DEP कार्बोक्सिलेज, शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं इसको, पैपकेस, ठीक है। पैप का मतलब फॉस्फोइनॉल पायरुवेट, ये क्या हो गया, कार्बोक्सिलेज, ठीक है। वहां रुबेस को लगता था, यहाँ पैपकेस लगेगा। ऑक्जेलो एसिटिक एसिड में बताइए कितना कार्बन होगा, 4 कार्बन। 3 कार्बन इसमें और 1 कार्बन यहाँ से आ गया, 4 कार्बन के C4 एसिड है। ये कन्वर्ट किसमें हो जाएगा, मैलिक एसिड में। मैलिक एसिड में भी कितना कार्बन हो गया, 4 कार्बन, ये भी C4 एसिड है। फिर ये
ट्रांसपोर्ट होगा, मैलिक एसिड यहाँ ट्रांसपोर्ट होकर के आएगा, ये पहुंच गया, ठीक है। ये किसमें कन्वर्ट होगा? पायरुविक एसिड। पायरुविक एसिड, पायरुविक एसिड में कितने कार्बन? 3, इसमें कितने कार्बन? 4। एक कहाँ गया? कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में निकल गया, समझ में आ रहा है? एक कार्बन CO2 के रूप में निकल गया। अब ये CO2 के रूप में निकल गया, ये क्या करेगा? ये केल्विन साइकिल जो आप पढ़े थे अंदर C3 से वही C3 साइकिल चलाएगा। मतलब C4 प्लांट में C3 साइकिल किस सेल में चलता है? बंडल शीट में। वहाँ किस सेल में चलता था? मीजोफिल में, क्योंकि बंडल शीट में क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है, किसमें? C3 प्लांट। समझ में आ रहा है? यहाँ चलेगा C3 साइकिल सेम। ये CO2 निकल गया यहाँ पर। इसके बाद ये जो पायरुविक एसिड बना है, ये पायरुविक एसिड ट्रांसपोर्ट होकर के जाएगा किसमें? ऊपर वाले सेल में, मीजोफिल में, समझ रहे ना? और यहाँ लिखेंगे पायरुविक एसिड। ये पायरुविक एसिड कन्वर्ट किसमें हो जाएगा? फॉस्फेनॉल पायरुवेट वापस हो जाएगा कन्वर्ट। इसमें एक ATP का खर्चा आता है और क्या बनेगा? एक ADP बनेगी, मतलब एक ATP टूटेगा और एक ADP बन जाएगा। और क्या होता है? यहाँ पर देखिए, यहाँ बुक में नहीं दिया गया, पढ़ाइएगा। यहाँ पर एक NADPH2 खर्च होता है और क्या बनेगा? NADP प्लस बनेगा, मतलब एक NADPH2 खर्च होता है। ये कहाँ से बन के आता है NADPH2? लाइट रिएक्शन। कहाँ बना था ये? लाइट रिएक्शन बना था ना, ATP NADPH2 लाइट रिएक्शन में बना था, वही तो खर्च हो रहा है। समझ में आया? जब यहाँ एक खर्च हो रहा है तो इसमें आप बोलेंगे कि एक NADP प्लस से क्या बन जाएगा? NADPH2 बनेगा, मतलब यहाँ खर्च हुआ, यहाँ वो रेडी हो गया। देखिए, यही चीज यहाँ खर्च हो रही है, यूज हो रही है, ये चीज यहाँ वापस बन जा रही है। तो इसको हम नेग्लेक्ट करके चलते हैं, इसको काउंटिंग में नहीं लेते, क्योंकि एक खर्च हुआ तो बन भी तो गया, इसको काउंटिंग में नहीं लेते। समझ में आ रहा है? ये C4 साइकिल है। कितने क्वेश्चन आते हैं? फर्स्ट रिसेप्टर ऑफ C4 साइकिल क्या है? PT। मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपाउंड ऑफ द C4 साइकिल बताइए देख करके यहाँ से। पहला वाला कोई नहीं, ये गलत हो जाएगा। फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ द C4 साइकिल वही होता है, जैसे केल्विन साइकिल का पहला प्रोडक्ट होता है PGA। केल्विन साइकिल का मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपाउंड कौन सा है? सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण PGAL कनेक्टिंग लिंक होता ना, रेस्पिरेशन से डायरेक्ट कनेक्शन ले लेता, बाईपास कर देता, नहीं करता, बताया था लास्ट टाइम ना। यहाँ पर देखिए मैलिक एसिड सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि मैलिक एसिड, एक चीज़ बताइए, इस सेल में केल्विन साइकिल चलेगी। प्रॉपर खाना किस सेल में बनता है? इस सेल में बनता है, क्योंकि केल्विन साइकिल के द्वारा ही खाना बनता है। कार्बन डाइऑक्साइड इस सेल से, इससे मीजोफिल से बंडल शीट में कैसे आती है? किस रूप में आती है? कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में यहाँ नहीं आ रही है। देखिए, मैलिक एसिड का रूप मैलिक एसिड में है ना, अभी तो मैलिक एसिड ने अपने अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड को फ्री कर दिया, इसका मतलब इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड बंद है। तो मैलिक एसिड के रूप में CO2 आ रही है। मैलिक एसिड मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपाउंड होता है, लिख लीजिएगा C4 साइकिल का, लिखिएगा मैलिक एसिड क्या है? एसिड मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपाउंड है ऑफ C4 साइकिल। और C3 साइकिल का होता है PGA। लेकिन फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट वही। हाँ, फर्स्ट प्रोडक्ट वही माना जाता है। बताइए कौन सी फॉर्म ट्रांसपोर्ट होती है इसमें, और कौन सा ऑर्गेनिक एसिड C4 में साइकिल में ट्रांसपोर्ट होता है? कौन सा ऑर्गेनिक एसिड है C4 साइकिल में जो ट्रांसपोर्ट होता है? मैलिक एसिड ट्रांसपोर्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यहाँ से यहाँ क्या आना, और पायरुविक एसिड एक एसिड है जो यहाँ से यहाँ जा रहा है। दो एसिड है जो कि ऑर्गेनिक एसिड है, ये ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं। समझ में आया? जिसे ट्रांसपोर्ट हो, इसको डबल कार्बोक्सिलेशन, 2 बार कार्बोक्सिलेशन कैसे होता है? देखिए, एक बार CO2 PP के साथ अटैच हो रही है, किस ग्रुप में? इस ग्रुप में अटैच तो हो रही है ना। कार्बोक्सिलेशन फर्स्ट ये है। दूसरा काम होता है, जब ये CO2 निकलती है तो यहाँ पर RUPP यहाँ पर होगा, कहाँ होगा? यहाँ। तो सारी PP के साथ CO2 जुड़ेगा, तब जाकर के केल्विन साइकिल चलेगा। तो एक बार कार्बोक्सिलेशन यहाँ हो रहा है, एक बार यहाँ, इसीलिए डबल कार्बोक्सिलेशन। 2 तरीके का क्लोरो
क्लोरोप्लास्ट देखने को मिलता है, एक ग्रेनल और एक ग्रेनल। बताइए किसमें ग्रेनम होगा और किसमें ग्रेनम नहीं होगा? ग्रेनम का मतलब समझ रहे हैं? ग्रेनम का मतलब ये इसमें ग्रेनम नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ग्रेनम हो गया ना, ग्रेनम होगा तो इस तरीके से स्ट्रक्चर नजर आनी चाहिए क्लोरोप्लास्ट। भाई देखिए ये क्लोरोप्लास्ट नहीं है, ध्यान समझिएगा, ये बंडल शीट का सेल है कोशिका, इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है। ये मेसोफिल एक कोशिका है, इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट, इसके अंदर दूसरा क्लोरोप्लास्ट है, इसके अंदर। यहाँ जो क्लोरोप्लास्ट देखने को मिलेगा कौन सा वाला मिलेगा? जो आप साधारण पढ़ते हैं किताबों में वो नहीं मिलेगा आपको। क्लोरोप्लास्ट में आपको ये ग्रेनम नहीं नजर आएगा, आपको ये थायलाकोइड एसिड रहते नजर आएगा, एक के ऊपर एक नहीं रखा रहेगा। यहाँ पर क्या है, इसमें सॉरी वो यहाँ पर यहाँ ग्रेनम मिलेगा और यहाँ ग्रेनम नहीं मिलेगा, ध्यान सुनिएगा, ग्रेनम इसमें नहीं है। ये वाला क्लोरोप्लास्ट मैंने किसका बनाया? इसका, इसमें एक ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट, मतलब ग्रेनम नहीं नजर आएगा, थायलाकोइड ऐसे ही बिखरा रहेगा। यहाँ जो क्लोरोप्लास्ट होगा वो कैसा होगा? ग्रेनम वाला होगा। देखिए ग्रेनम, तो क्या फायदा होता है यहाँ ग्रेनम ना होने का? फायदा ये ग्रेनम नहीं रहेगा तो फोटो सिस्टम सेकेंड नहीं रहेगा, सेकेंड नहीं रहेगा तो वाटर की स्प्लिटिंग नहीं होगी, पानी नहीं टूटेगा तो ऑक्सीजन नहीं निकलेगा, ऑक्सीजन नहीं निकलेगा तो RUBP को फायदा मिलेगा। और RUBP केल्विन साइकिल में जो विस्को एंजाइम होता है वो क्या करता है? उसको ऑक्सीजन नहीं चाहिए, समझ रहे हैं ना? ऑक्सीजन जैसे ही मिलेगी वो तुरंत अपना काम गड़बड़ कर देगा, मैंने समझा, वो तुरंत फोटो रेस्पिरेशन चालू कर देगा। ठीक है, हाँ। तो रुबिस्को किस सेल में देखने को मिलता है? दोनों को बताइए। रुबिस्को देखने को यहाँ मिलता है, सीधे प्लांट में रुबिस्को कहाँ मिलता है? इस वाले सेल में, मेसोफिल में देखने को मिलता है, यहाँ बंडल शीट में देखने को मिलेगा। ठीक, सब डिफरेंस में हाँ कहाँ PEP फॉस्फेट और पाइरेट, पायरुविक एसिड, पायरुविक एसिड, पायरुविक एसिड कहाँ गया? ये वाला ना, ये पायरुविक एसिड है, पायरुविक एसिड। C3 C4 में कंपैरिजन, मैं बस कंपैरिजन बता रहा हूँ। एक बुक में टेबल बनी हुई है, लाइन से उस टेबल को पूरा देख लीजिए, हमको एक बुक दे दीजिए, सब समझ जाएंगे। C3 और C4 में डिफरेंस लाइए नहीं है तो हम ऐसे ही बता रहे हैं, हमको पता है क्या क्या लिखा हुआ। देखिए बताइए C3 साइकिल में फर्स्ट प्रोडक्ट सबके पास बुक है, सुनते जाइए, समझ में आ जाएगा। बताइए C4 प्लांट में पहला कौन सा है? C3, ठीक है, पहला C3 लिखा ना। C3 प्लांट में ये पहला देखिए C3 के बारे में, दूसरा बगल में C4 के बारे में आपको यहाँ से सेलेक्ट करके यहाँ भरना है। क्या किस हिसाब से भरना है वो यहाँ लिखा गया है। पहला पॉइंट लिखा गया है किस तरीके की सेल में केल्विन साइकिल चलती है। अब बताइए C3 प्लांट में किस टाइप की सेल में केल्विन साइकिल चलेगा? मेसोफिल में एक ही तरीके का सेल होगा, उसको क्या बोलेंगे? मेसोफिल। यहाँ पर केल्विन साइकिल C4 में किस में चलता है? बंडल शीट के नीचे वाले में। समझ में आ गया? पहले वाले में मेसोफिल, दूसरे वाले में बंडल शीट। दूसरा है सेल टाइप इन विच द इनिशियल कार्बोक्सिलेशन। बताइए C3 प्लांट में कार्बोक्सिलेशन किस सेल में होता है? एक ही तरीके की सेल होती है ना, मेसोफिल। बंडल शीट होती तो है बट क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है, तो कार्बोक्सिलेशन मेसोफिल सेल में होता है। C4 प्लांट में कार्बोक्सिलेशन दो तरीके के सेल में होता है। किसमें? लेकिन पूछा इनिशियल पूछा उसने। अब बताइए इनिशियल कहाँ होता है? इनिशियल का मतलब पहली बार C4 प्लांट में किस सेल में कार्बोक्सिलेशन होता है? मेसोफिल में। समझ में आ रहा है? अगला है हाउ मैनी सेल टाइप डज द लीफ हैव फिक्स CO2। C3 प्लांट में कितने प्रकार की कोशिकाओं में कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन होता है? एक प्रकार की कोशिका ओनली, मेसोफिल। यहाँ पर दो तरीके की सेल में CO2 अटैच होता है, मेसोफिल और बंडल शीट। C4 प्लांट में समझ में आया? प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर क्या है? केल्विन साइकिल।
C3 प्लांट में फर्स्ट CO2 एक्सेप्टर, C3 प्लांट में पहला CO2 एक्सेप्टर क्या है? CO2 को सबसे पहले कौन अटैच कराता है? रुबिस्को। RUBP, रुबिस्को नहीं है। नहीं सर, RUBP 5 कार्बन रहता है और CO2 H2O के दोनों मिलाकर रुबिस्को RUBP के साथ CO2 जुड़ता है, ये बनता है, ये तो है। दो मॉलिक्यूल तो सबसे पहले किसके साथ जुड़ती है? RUBP, रुबिस्को तो एंजाइम है, एंजाइम इसको रिएक्शन को चलाता है, ठीक है। जुड़ता कौन है? ये इसके साथ जुड़ता फर्स्ट एक्सेप्टर, CO2 को सबसे पहले एक्सेप्ट कौन करता है? इसको ये एक्सेप्ट करेगा। और C4 प्लांट में कौन एक्सेप्ट करेगा? PEP, PEP के साथ CO2 जुड़ेगा, बनेगा ऑक्सीजन 4 कार्बन, ठीक है। फर्स्ट CO2 एक्सेप्टर में कितने कार्बन? C3 प्लांट का फर्स्ट CO2 एक्सेप्टर ये है, कितना कार्बन? 5। कितना कार्बन? 3 कार्बन, ठीक है। पहले प्रोडक्ट जो बनेगा केल्विन साइकिल का फर्स्ट प्रोडक्ट कितने कार्बन? 3। PGA बनता ना, PGA। और C4 साइकिल में पहला प्रोडक्ट बनता OAA, उसमें कितना कार्बन? 4। बोल रहा है डज द प्लांट हैव रुबिस्को? C3 प्लांट में रुबिस्को होता है या नहीं होता है? होता है। C4 प्लांट में होता है? होता है, लेकिन बंडल से नीचे वाली सेल में होता है, अभी बताया, ठीक है। कहाँ? हाँ यस, दोनों में यस लिखिएगा, दोनों में यस रहेगा। डज द प्लांट है पैपकेस? बताइए, ये वाला एंजाइम, ये वाला एंजाइम पैपकेस कहाँ देखने को मिलता है? ये आपको C4 में लिखेंगे, C3 में नहीं मिलता ये एंजाइम, ओनली इन द C4 प्लांट में। ये यहाँ तक तो बहुत आसान है, समस्याग्रस्त ये नीचे वाले हैं, ये वाले समस्याग्रस्त, सुनिए ध्यान से। C3 प्लांट में किस सेल में रुबिस्को होता है? मीजोफिल में, और उसमें बंडल शीट में होता है। अब बताइएगा क्वेश्चन लिखा है CO2 फिक्सेशन रेट एट हाई लाइट इंटेंसिटी, बोलिएगा ध्यान से। अगर इसको नोट कर लेना, हाई लाइट होगा, इसका मतलब समझ रहे हैं? अगर लाइट की तीव्रता 12 बजे रोशनी बहुत तेज हो जाती है ना, सुबह की लाइट की इंटेंसिटी 6 बजे 4 बजे कम होती, जैसे जैसे धूप निकलती है लाइट की इंटेंसिटी बढ़ती जाती है। तो लाइट की इंटेंसिटी जब बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो C3 प्लांट में CO2 का फिक्सेशन कम होगा कि ज़्यादा होगा? फिक्सेशन का मतलब समझ रहे हैं? CO2 फिक्सेशन का मतलब समझ रहे हैं? अगर मैं लिख रहा हूँ CO2 फिक्सेशन, इसका मतलब क्या होता है? अभी तक जो पढ़ा रहे हैं इसका मतलब है, इसका मतलब है खाना बनना, क्या बनना? फूड का फॉर्मेशन का ग्लूकोज बनना, ग्लूकोज का बनना, चाहे वो केल्विन साइकिल के द्वारा बन रहा है, चाहे वो C4 के द्वारा बन रहा है। इसी को बोलते हैं CO2 का फिक्स होना। देखिए CO2 अटैच हो रही है ना इसमें जी, इसमें भी क्या हो रहा है? जुड़ रही है, फिक्सेशन है। अब बताइए कि लाइट बहुत तेज हो जाएगी तो C3 प्लांट में क्या होगा और C4 प्लांट के साथ क्या होगा? C4 में प्रोडक्शन घट जाएगा, C4 बाहर होगा, C3 में घट जाएगा, C4 में बढ़ जाएगा। ध्यान से लीजिए, ध्यान से। लाइट जब बहुत तेज हो जाती है तो ऑक्सीजन मोर रिएक्टिव हो जाती है, ऑक्सीजन की रिएक्टिविटी बढ़ जाती है, ठीक है। अब बताइए, मैं लिख दे रहा हूँ O2 मोर रिएक्टिव। अब बताइए किसमें होगा ज़्यादा O2 रिएक्टिव हो जाएगी, इसका मतलब ऑक्सीजन CO2 को बाइंड नहीं होने देगी, किसके साथ? यहाँ पर जो एंजाइम होता है उसका नाम क्या है? इसके साथ ये O2 को भी अटैच करा सकता है इसके साथ, और CO2 को भी इसके साथ जोड़ सकता है। जैसे ही लाइट बहुत तेज हो जाती है धूप, तो क्या होता है? O2 मोर रिएक्टिव हो जाती है तो खुद बाइंड करने लग जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड को बाइंडिंग कम हो जाती है, मतलब फोटो रेस्पिरेशन चालू हो जाएगा। इसको अभी बोल देना, ऑक्सीजन का RUBP के साथ जुड़ना फोटो रेस्पिरेशन होता है, वो चालू हो जाएगा तो खाना कम बनेगा, 25% फूड कम बनेगा। कैसे कम बनेगा अभी तो अगला टॉपिक बताएगा, ठीक है।
यहाँ पर लिखेंगे कि C3 में क्या होगा, फोटो रेस्पिरेशन इज मोर हो जाएगा, फोटो रेस्पिरेशन इंक्रीज कर जाएगा, इस वजह से क्या होगा, CO2 फिक्सेशन कम हो जाएगा, लो हो जाएगा, और लो होने से फोटोसिंथेसिस घट जाएगा। इसमें लिखा क्या होगा देखिए, C4 में नहीं होगा, कितना भी कम O2 CO2 हो जाएगी, कितना भी ज़्यादा O2 हो जाएगी, उसको कुछ नहीं होने वाला है। क्योंकि उसमें एक एंजाइम कौन सा वाला, पैरकेस एंजाइम की खासियत होती है, कितना भी कम CO2 रहेगा उसी को पकड़ लेगा, उसी को सिलेक्ट करेगा, उसको भी पकड़ लेगा, O2 के साथ नहीं बाइंड होगा। समझ में आया? तो यहाँ पर नेग्लिजिबल लिखा जाएगा, यहाँ नेग्लिजिबल होगा। पूछा क्या है, CO2 फिक्सेशन पूछा ना, तो CO2 फिक्सेशन हाई रहेगा, बहुत ज़्यादा CO2 फिक्स होगी, क्योंकि इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यहाँ क्या हो जाएगा, लो, फोटो रेस्पिरेशन बढ़ेगा, फिक्सेशन क्या होगा, घटेगा। समझ रहे ना, CO2 अटैच नहीं होगी ज़्यादा, लेकिन O2 अटैच होगी तो फोटो रेस्पिरेशन स्टार्ट हो जाएगा। आगे देखिए, अगला है फोटो रेस्पिरेशन एट लो लाइट इंटेंसिटी। अब बताइए, अगर लाइट कम हो गया तब क्या होगा, लो लाइट इंटेंसिटी, सोच के बताइएगा। अगर लाइट की इंटेंसिटी कम है, सुबह के 5 बजे हैं, 6 बजे हैं, तो वो समय C3 प्लांट और C4 प्लांट के CO2 फिक्सेशन में क्या डिफरेंस आएगा, खाना बनाने की प्रक्रिया में क्या डिफरेंस आएगा, तो कहेंगे दोनों में खाना कम बनेगा। जैसे खाना ना मिले तो चाहे जैसा भी आदमी को पेट नहीं भरेगा, तो वैसे ही पौधों के साथ होता है। लाइट जब कम मिलती है पौधों को, तो चाहे कोई भी वैरायटी का पौधा हो, C3 हो, C4 हो, वो खाना कम ही बनाएगा ना, क्योंकि लाइट कम मिल रही है तो उसको CO2 से लेना देना नहीं है, उसको लाइट कम ही मिल रही है, मेन चीज़ तो कम ही मिल रही है, तो CO2 फिक्सेशन दोनों में कम हो जाएगा, फोटोसिंथेसिस दोनों में घट जाएगी। समझ रहे ना, क्लोरोफिल का मॉलिक्यूल एक्साइट ही नहीं होगा। दोनों में क्या लिखेंगे, लो लाइट इंटेंसिटी पर लिखेंगे CO2 फिक्सेशन क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा, एंड C4 और C3 बोथ लो। लेकिन हाई लाइट इंटेंसिटी पर CO2 फिक्सेशन यहाँ क्या होगा, बढ़ेगा, यहाँ क्या होगा, घटेगा, क्योंकि यहाँ पर वो ऑक्सीजन के साथ जुड़ना चाहता है। ठीक है, हाँ देख लेते हैं कहाँ गया, वेदर फोटो रेस्पिरेशन लो लाइट इंटेंसिटी हाई नेग्लिजिबल समटाइम। सुन लीजिए ध्यान से, तो पूछा क्या है, लो लाइट इंटेंसिटी पर, तो आप यहाँ पर हाई तो लिखेंगे नहीं, समटाइम भी नहीं लिखेंगे, लो है तो नेग्लिजिबल लिखिएगा। ठीक है, मैंने लिखा ना लो, आप इसको अप्लाई करके नेग्लिजिबल ना के बराबर, बहुत कम फूड बचेगा। समटाइम का मतलब होता है कभी कभी, कभी कभी नहीं ऐसा होता है, बनेगा फूड लगातार लेकिन कम बनेगा, वो तो एक चीज़ है, कभी कभी फूड बनेगा, कभी कभी थोड़ी ना। सूर्य वाला लाइट रहता है उसमें, और लाइट वाले जो, हाँ तो इंटेंसिटी का फर्क होता है, सनलाइट में फूड बनता है, ठीक है, इसमें क्योंकि उसकी लाइट की तीव्रता बहुत कम है, वो उसके बराबर नहीं है, तो प्रॉपर नहीं। कुछ प्लांट होते हैं जो मून की, कुछ एल्गी होती हैं रात में भी खाना बना लेती हैं, मून की लाइट में भी फोटोसिंथेसिस कर लेती हैं, वो काम केवल कुछ एल्गी ही करती हैं, नॉर्मल प्लांट नहीं कर सकते हैं। अगला देखिए, वेदर फोटो रेस्पिरेशन एट द हाई लाइट इंटेंसिटी। अब बताइए, लो लाइट इंटेंसिटी पर आगे लिखिएगा, ये किसके क्या बात हो रही थी उसमें, फोटो रेस्पिरेशन। अच्छा, अब इसी में से सोच के बताइए, अगर लाइट बहुत ज़्यादा तेज रहेगी तो फोटो रेस्पिरेशन किस में होगा, किस में नहीं होगा। मैंने आपको यहाँ लिख दिया है, मैंने लिख दिया है, फोटो रेस्पिरेशन C3 में होगा। लाइट जितनी ज़्यादा तेज रहेगी O2 उतनी ज़्यादा रिएक्टिव रहेगी, ऑक्सीजन उतनी ज़्यादा रिएक्टिव होगी, और रिएक्टिव होगी तो C3 की समस्या सबसे बड़ी क्या है कि जैसे ही O2 बढ़ने लगती है, CO2 घटने लगती है, वो O2 का साथ ले लेता है, फोटो रेस्पिरेशन C3 में बढ़ेगा। C4 में कोई समस्या ही नहीं आती कि चाहे जितना कम CO2 हो जाए उसको समस्या नहीं आती है, समझ रहे ना। सुन लीजिए ध्यान से, इसका लिखा जाएगा वेदर फोटो रेस्पिरेशन प्रेजेंट एट द हाई लाइट इंटेंसिटी
तो आप लिखेंगे C3 में फोटो रेस्पिरेशन हाईलाइट होने पर फोटो रेस्पिरेशन बढ़ेगा, हाई लिखिएगा। क्या लिखेंगे? हाई हो जाएगा। लेकिन C4 में क्या हो जाएगा? नेग्लिजिबल, ना के बराबर होगा। समझ रहे ना? समटाइम नहीं समटाइम किसी में नहीं लिखा जाएगा इसमें से, याद रखिए। हाँ देखिए, हाईलाइट का मतलब ये, हाँ ये नहीं है, बात आपकी सही है। बहुत ज़्यादा हाईलाइट होने पर फोटोसिंथेसिस बंद हो जाती है 12 बजे, क्योंकि क्लोरोफिल का मॉलिक्यूल फोटो ऑक्सीडाइज होने लग जाता है। यहाँ हाईलाइट का मतलब है कि थोड़ा सा तेज लाइट पड़ रही है, बहुत ज़्यादा हाईलाइट नहीं है। बहुत ज़्यादा हाईलाइट फोटोसिंथेसिस होगा ही नहीं, समझ रहे ना? अगला है वेदर द फोटो रेस्पिरेशन वुड बी प्रेजेंट एट द लो। अब बताइए, अगर कार्बन डाइऑक्साइड कम हो जाए, ध्यान सुनिएगा, इसमें रटना कुछ नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड अगर कम हो जाए, बहुत कम हो जाए, तो फोटो रेस्पिरेशन C3 में होगा कि C4 में होगा? C3 को समस्या होती है, C4 को कोई समस्या नहीं, कितनी भी कम CO2 हो जाए, समझ रहे ना? तो C3 में आप लिखेंगे फोटो रेस्पिरेशन बढ़ जाएगा, हाई हो जाएगा, और वहाँ नेग्लिजिबल रहेगा। हो गया ना? अगला है वेदर फोटो रेस्पिरेशन वुड बी प्रेजेंट एट द हाई। हाँ लिख लो, लिखो एट द लो लाइट, लो CO2 कंसंट्रेशन। मैं लिख देता हूँ, अगर CO2 क्या है, लो CO2 है, तो C3 और C4 में क्या होगा? यहाँ पर फोटो रेस्पिरेशन क्या होगा? नेग्लिजिबल, ना के बराबर। यहाँ क्या होगा? मोर, हाई हो जाएगा फोटो रेस्पिरेशन। पूरे 12 में से सबसे कठिन चैप्टर यही है। सबसे आसान चैप्टर, कठिन क्या है? अब इसी का अपोजिट बता दीजिए। अगर CO2 बढ़ जाए तो C3 प्लांट फोटो रेस्पिरेशन करेंगे या नहीं करेंगे, और C4 के साथ क्या होगा? वो करेंगे कि नहीं करेंगे? और CO2 बढ़ जाती है तो C3 को कम हो जाएगा, कोई नहीं करेगा फोटो C4 तो कभी करते ही नहीं, भूल करके फोटो रेस्पिरेशन, चाहे घटे चाहे बढ़े, उनको लेना देना नहीं होता है। C3 को समस्या होती है, तो CO2 जब ज़्यादा रहेगी तो फोटो रेस्पिरेशन नहीं करेगा, समझ रहे ना? तो यहाँ पर नेग्लिजिबल लिखा जाए, क्योंकि ऑप्शन में सम टाइम लिखा गया है और नेग्लिजिबल। हाई तो लिख नहीं सकते हैं, तो आप नेग्लिजिबल ही लिखेंगे, दोनों में नेग्लिजिबल हो जाएगा, समझ रहे ना? आगे है टेम्परेचर ऑप्टिमा। C3 प्लांट को कितना टेम्परेचर चाहिए खाना बनाने के लिए, और C4 को कितना चाहिए? तो टिक कर लीजिएगा, 20 से 25 डिग्री टेम्परेचर होना चाहिए। ये जो पौधे दिखाई दे रहे हैं, इनको फूड बनाने के लिए अच्छा खाना बने, ज़्यादा बने, ज़्यादा खाना बने, बढ़िया बने, उसमें टेम्परेचर कितना होना चाहिए? अगर इससे टेम्परेचर घट जाएगा तो फोटोसिंथेसिस का रेट घटेगा, इससे टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो फोटोसिंथेसिस का रेट घटेगा, दोनों के, समझ रहे ना? लेकिन ऐसा नहीं होता, आपको कहेंगे गर्मी में टेम्परेचर 37 हो जाए तो क्या खाना नहीं बनता है? अब 40 डिग्री पहुंच जाता है। ये एवरेज लिखा गया है, ये ऑप्टिमा लिखा गया और एवरेज देखा जाए पूरे साल भर का, समझ लेना। 20 से 25 डिग्री टेम्परेचर सबसे बेस्ट माना जाता है। हाँ, और इसी तरीके से C4 के लिए थोड़ा सा ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए, क्योंकि C4 प्लांट ऐसी जगह रहते हैं जहाँ टेम्परेचर थोड़ा सा ज़्यादा होता ही है। तो उनके लिए कितना लिखा गया है? 35 से 40 डिग्री, थोड़ा सा ज़्यादा टेम्परेचर ऑप्टिमा, समझ रहे ना? एग्जाम्पल मैंने बता दिया था, ये डिफरेंस हो गए। इसके बाद एक जो टॉपिक है छोटा सा, मैंने बताया है नहीं बताइए? बताइए। फोटो रेस्पिरेशन मैंने समझाया है, पलट के देख लो, फोटो रेस्पिरेशन बताया गया है, नहीं तो हम आगे बता दें जल्दी से। नहीं बताया, सुन लीजिए ध्यान से। हिंदी में क्या बोलते हैं फोटो रेस्पिरेशन को? प्रकाशीय श्वसन। एक श्वसन तो होता है कि जो पौधे सांस लेते हैं, हम लोग सांस लेते हैं, श्वसन है ना, ग्लूकोज को तोड़ते हैं और क्या बनाते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, और अपना जीवन यापन करते हैं। पौधे भी क्या करते हैं? 24 घंटे सांस लेते हैं। ये फोटो रेस्पिरेशन वो नहीं है सांस लेने वाला, समझ रहे हैं ना?
ये केवल ऐसा प्रोसेस है जो लाइट में ही चलता है, डार्क में नहीं चलता है। नॉर्मल रेस्पिरेशन जो होता है वो रात में भी होता है और दिन में भी होता है। फोटो इसलिए वर्ड लगा यहाँ पर, फोटो का मतलब दिन में। ध्यान से देखिए, ये केवल और केवल ओनली एंड C3 प्लांट है। इसमें देखने को मिलेगा C3 प्लांट में कब मिलेगा, लो CO2 पर, जब कार्बन डाइऑक्साइड कम होने लगती है, जब कार्बन डाइऑक्साइड कम होने लगती है। कितना कम होगा, लेस देन 10 ppm। 10 ppm का मतलब सबको पता है पार्ट्स पर मिलियन, 10 ppm से भी कम, ठीक है, हो जाएगी। और इसका 100 10 इसका है, C4 का है। 100 ppm से कम अगर CO2 हो जाएगी तो ये फोटो रेस्पिरेशन चालू कर देगी, ठीक है। या फिर और सब करेंगे, अगर मोर O2, अगर ऑक्सीजन ज़्यादा हो जाएगी तब भी ये फोटो रेस्पिरेशन स्टार्ट कर देंगे। और तीसरा है, अगर हाई लाइट हो जाएगा, यह भी मैंने आपको सब समझा दिया है कि अगर लाइट की इंटेंसिटी बढ़ जाएगी तो ऑक्सीजन ज़्यादा रिएक्टिव हो जाती है और फोटो रेस्पिरेशन स्टार्ट, ठीक है। कैसे होता है, अभी आपने पढ़ा है वो RUDP पढ़ा है ना, RUDP कैंट साइकिल याद करिएगा, RUDP 5 कार्बन की शुगर होती है, ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अटैच करती है। लेकिन अगर ये सोचिए ऑक्सीजन के साथ जुड़ने लगती है, अगर ऑक्सीजन का लेवल इन्वायरमेंट में बढ़ता है, देखिए बात तो एक ही है, या तो ऑक्सीजन बढ़ना या कार्बन डाइऑक्साइड घटना, ठीक है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड घट रही है इसका मतलब ऑक्सीजन का लेवल क्या बढ़ा हुआ है, ठीक है। तो ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करना स्टार्ट कर देगा, एंजाइम तो वही रहेगा ना, कौन सा एंजाइम, और ये वाला प्रक्रिया बताइए किस सेल में चल रहा है, अंडर सेल में चल रहा है कि ये मेसोफिल में चल रहा है, मेसोफिल में, क्योंकि ये C3 प्लांट की बात कर रही है। C3 में मेसोफिल में सब कुछ होता है, ठीक। क्या बनेगा, यहाँ पर बनेगा PGA, और क्या बनेगा, PGA में कितना कार्बन, 3 कार्बन, और प्लस एक चीज और बनती है, क्या है, फॉस्फोग्लाइकोलेट, PG, ठीक है। क्या बनेगा, फॉस्फोग्लाइकोलेट, इसका पूरा नाम लिख लीजिएगा, फॉस्फोग्लाइकोलेट। इसको आप जानते हैं, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। इसका दूसरा नाम कोई बता सकता है, और क्योंकि जो 8 होता है, 8 वो एसिड होता है, क्या होता है, एसिड। अब बताइए इसका दूसरा नाम, नहीं मैलिक एसिड नहीं, फॉस्फोग्लाइकोलेट को हम और क्या बोल सकते हैं, फॉस्फोग्लाइकोलिक एसिड, फॉस्फोग्लाइकोलिक एसिड, क्योंकि 8 का मतलब होता है एसिड। जैसे पायरुवेट, पायरुवेट में लिखता हूँ, पायरुवेट, इसको आप क्या लिख सकते हो बताइए, 8 को हटा करके एसिड लिख लीजिए, पायरुविक एसिड। ये है फॉस्फोग्लाइकोलिक एसिड, समझ में आया। इसमें कितना कार्बन, 5 कार्बन है, यहाँ 3 कार्बन है, इसमें 2 कार्बन, रिएक्शन आप कहेंगे बैलेंस है, बैलेंस है ना, इसका रिएक्शन बैलेंस है। लेकिन इसको हमको यहाँ पर इसमें 2 मॉलिक्यूल लेना पड़ता है, कितने मॉलिक्यूल लेना पड़ता है, मजबूरी अभी बताएंगे, 2 मॉलिक्यूल की आपकी बैलेंस है, ये 2 मॉलिक्यूल लेंगे तब भी बैलेंस होगा, लेकिन 2 ही होता है, ठीक है, 2 लेना पड़ता है। जैसे मैंने बताया था आपको फोटोसिंथेसिस में जो आप कार्बन डाइऑक्साइड के साथ 6 CO2 6 H2O लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर 6 की प्लेस पर हम बारीक क्यों लेते हैं, 6 से भी तो रिएक्शन बैलेंस होती है, 6 H2O इधर भी हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर H2O भी तो निकालना होता है, इसलिए ऐसे आपकी कहानी कुछ ऐसे देखिए। जब 2 मॉलिक्यूल लेंगे तो कितना कार्बन हो गया यहाँ पर, 10 कार्बन, क्योंकि एक में 5 कार्बन, 2 में 10। यहाँ पर PGA के 3 हैं, तो इसलिए 2 मॉलिक्यूल ले लेंगे तो इसमें टोटल आप 4 कार्बन को बैलेंस कर लेंगे, सॉरी 6 हो जाएगा, 6 कार्बन यहाँ तक हो जाएंगे टोटल, इसके 2 मॉलिक्यूल ले लेंगे, ठीक है। यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल
देखिएगा तो टोटल को 4 कार्बन के बराबर माना जाएगा और 2 मॉलिक्यूल यहाँ 6 कार्बन हो गया, टोटल हो गया 10 कार्बन बराबर है ना। अब देखिए मैंने आपको बोला था कि 25% फोटोसिंथेसिस क्या हो जाती है, फोटोसिंथेसिस रिड्यूस हो जाती है। अगर 1 किलो खाना बनना है तो 1 किलो में 750 ग्राम ही खाना बनेगा, 250 ग्राम कम पड़ जाएगा, इतना खाना नहीं बनेगा। किसी प्लांट में अगर फोटोरेस्पिरेशन चल रहा है तो खाना बनाने की दर को क्या कर देते हैं, कम। कैसे कम करते हैं, 25% कम करेंगे। देखिए कैसे कम करेंगे, ये जो बना है ये कैल्विन साइकिल में चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा, कैल्विन साइकिल में बड़े आराम से 4 to कैल्विन साइकिल चला जाएगा। ग्लूकोज बनाना चालू करेगा, ग्लूकोज बनाएगा, ठीक है। तो इस चीज के साथ क्या होता है, पीजी जो है पीजी ये जाता है, ये फॉस्फोग्लाइकोलेट है, ठीक है। ये वाली रिएक्शन कहाँ चल रही है, कहाँ चल रही है, ये जो है ये पहले जाएगा क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट सेल एक ही है, सेल नहीं बदल रहा है, आप सेल एक ही है, सारी चीजें एक ही सेल में चल रही हैं। सेल का नाम क्या है, मीजोफिल सेल। लेकिन हमने पढ़ा है कि सेल में कोशिकांग होते हैं, क्लोरोप्लास्ट एक कोशिकांग है, पेरोक्सिसोम है, माइटोकॉन्ड्रिया है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पढ़े हैं ना। तो ये सेल एक ही है, उस सेल में ये वाला जो पीजी बना है फॉस्फोग्लाइकोलेट, ये क्या करेगा, क्लोरोप्लास्ट में एंटर करेगा, वहाँ से फिर आगे ये पेरोक्सिसोम में जाएगा, पेरोक्सिसोम, और उसके बाद क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया ये 3 सेल ऑर्गन में टहलता घूमता जाएगा और एक कार्बन को गंवा के चला आएगा, समझ रहे ना, एक कार्बन का लॉस करके चला आएगा। ये 3 सेल ऑर्गन के द्वारा होता हुआ जाएगा और एक कार्बन को कमा देगा। कैसे, देखिए इसमें 4 कार्बन में चाहिए, यहाँ घूमता टहलता जाएगा, जैसे ये माइटोकॉन्ड्रिया में पहुँचता ये कार्बन डाइऑक्साइड को लॉस कर देगा। समझते रहिएगा, एक्चुअली आपके सिलेबस में नहीं है, इसे बताओ पहला क्या बनता है उसके बाद क्या, मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, सिलेबस में है नहीं। तो ये इसमें क्या है, इसमें क्या, यहाँ जैसे पहुँचे इसमें 2 कार्बन है ना, कितने कार्बन है, 2 मॉलिक्यूल जाएंगे, इसमें से एक कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगी, मतलब एक कार्बन का लॉस हो रहा। देखिए किस सेल ऑर्गन में हो रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया। इसके बाद जब वापस निकल करके आएगा तो मतलब ये बना देगा PGA, क्या बना देगा, PGA। समझ रहे ना, कितना मॉलिक्यूल बनाएगा, एक, इधर देख लो जी, कितना मॉलिक्यूल बनाएगा, एक, 1 मॉलिक्यूल, यही इंडिकेट करिएगा। कितने कार्बन होंगे, 3 कार्बन। बताइए 4 कार्बन यहाँ से आ रहे हैं ना, पीजी में कितना कार्बन, एक में 2 कार्बन, 2 पीजी चलेगा एक साथ, तो 4 कार्बन यहाँ से एंटर होता हुआ जाएगा, एक कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड का रूप में निकल जाएगा, 3 कार्बन वापस हो गया, एक मॉलिक्यूल कहीं तो बन रहा था, तो 3 ही कार्बन तो बचा, एक पीजी बन गया। कितना कार्बन निकला है, एक, कितने एंटर किए थे, 4, मतलब 4 में से 3 जो है वापस हो गए, एक निकल गया, कितने का लॉस हुआ, 25% कार्बन लॉस। यही 25% से कम फूड बनता है ना, क्योंकि ये तो अपना फर्स्ट क्लास बनाएगा फूड। समस्या क्या है, यहाँ से इसको, इस साइकिल का एक दूसरा नाम इसको बोलते हैं C2 साइकिल। क्या बोलते हैं, C2 साइकिल इसलिए बोला जाता है क्योंकि जो पहला प्रोडक्ट है ये साइकिल यहाँ से स्टार्ट हो, कहाँ से स्टार्ट हो रही है, यहाँ से, क्योंकि ये तो कैल्विन साइकिल के मतलब ये वाली साइकिल एक्चुअली यहाँ से स्टार्ट हो रही है पीजी से, और पीजी में कितना कार्बन, 2 कार्बन, इसलिए साइकिल का नाम क्या होता है, C2 साइकिल। समझ रहे ना, फोटो रेस्पिरेशन बोलेंगे या फिर। तो इसमें क्वेश्चन आता है कि हाउ मेनी सेल ऑर्गेनल, कितने सेल ऑर्गेनल में C2 साइकिल चलती है, तो 3 में चलती है, और सीक्वेंस भी पता होनी चाहिए, क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम, माइटोकॉन्ड्रिया। समझ रहे हैं ना, क्योंकि ये कैल्विन, ये वाला कैल्विन साइकिल में जाएगा, ये कैल्विन साइकिल में जाएगा, और ये कहाँ जाएगा, C2 साइकिल में जाएगा। 3 सेल ऑर्गेनल सीक्वेंस है, CPM, ये सीक्वेंस में रहता है, ठीक है। इसमें सीक्वेंस दे देंगे कि पहले वो माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा, फिर क्लोरोप्लास्ट, फिर पेरोक्सिसोम, नहीं, ये सीक्वेंस ध्यान रखना आपको। तो ये हो गया एक चीज़ ख़त्म, इसको नोट कर लीजिए।
छोटा छोटा आपका बता रहे हैं कैन पाथवे उसको लीजिए। कैन पाथवे आपके सिलेबस पर नहीं, लेकिन वक्त थोड़ा सा बताऊंगा, ज़्यादा नहीं, ठीक है। टाइम भी हो रहा है, इसी को पढ़ा के ख़त्म। फैक्टर सफेक्टिंग ख़त्म नहीं, अभी नहीं पढ़ाया गया ना, ये लास्ट है ये ना। कैन पाथवे ये हटा दें इसको, जिसने नहीं लिखा है तो थोड़ा सा हटा दें। यहाँ देखिए ना, समझ लीजिए इसके बाद जो आता है वो समझिए खाली। पूरा नाम ग्रेजुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म। इसको क्यों ऐसा बोलते हैं? क्योंकि ये पाथवे ऐसे प्लांट में चलता है जो प्लांट क्रेजुलेसी फैमिली से बिलोंग करते हैं। किस फैमिली से बिलोंग करते हैं? क्रेजुलेसी, ये फैमिली का नाम है, ठीक है। तो आप बोलेंगे ये कहाँ चलता है? इन प्लांट्स ऑफ आप इसको बोल सकते हैं डिजर्ट प्लांट। रेगिस्तान वाले जो सकुलेंट प्लांट होते हैं वो यही कौन से प्लांट हैं? डेजर्ट प्लांट। अगर डिजर्ट प्लांट नहीं लिखा रहता तो क्या लिखा रहेगा? सकुलेंट। सकुलेंट समझते हैं? ऐसे पौधे जो मासल होते हैं, मासल का मतलब जिसके अंदर पानी अच्छा खासा भरा होता है, नाखुनी, कैक्टस। कैक्टस में जो आपका जो स्टेम होता है ना, पत्तियां तो कांटों में बदल जाती है, स्टेम में पानी भरा होता है ना, फ्लैशी होते हैं पौधे, उसी को बोलते हैं सकुलेंट। वाटर को जो स्टोर करके रखते हैं अपने अंदर बहुत ज़्यादा पौधे, ठीक, सकुलेंट प्लांट। तो ये सीधे सकुलेंट प्लांट हो गया। ये एग्जाम्पल ले सकते हैं, कोचिया हो गया, कोचिया एग्जाम्पल याद रखिए। एक एग्जाम्पल ब्रायोफाइलम भी ध्यान रखना, हालांकि ब्रायोफाइलम डिजर्ट प्लांट नहीं है, लेकिन वहाँ पर ये साइकिल चलती है, ठीक है। यूफॉर्बिया है, यूफॉर्बिया तो क्या है? डिजर्ट का प्लांट है। यूफॉर्बिया कोचिया हो गया, ब्रायोफाइलम। इसमें और C4 साइकिल, ये देखिए जो C4 साइकिल चलती है, अब इसमें थोड़ा सा डिफरेंस, ठीक है। आपने C4 साइकिल पढ़ा है, ठीक, और इसमें थोड़ा सा अंतर है, वो अंतर समझ। इन पौधों की खासियत क्या होती है कि इनमें स्टोमेटा दिन में बंद रहते हैं और रात में क्या होगा? ये स्पोटो एक्टिव स्टोमेटा जिसको बोलते हैं। ऐसे स्टोमेटा रंग जो क्या होते हैं? ओपन इन नाइट, नाइट में खुलते हैं, एंड क्लोज्ड इन डे। क्यों ऐसा होता है तो बताएगा। रेगिस्तान वाले पौधे जो है स्टोमेटा को रात में खोलते हैं, क्यों? वाटर लॉस को कम करने के लिए। दिन में खोलेंगे टेम्परेचर इतना हाई होगा, सारा पानी उड़ जाएगा, वैसे पानी की कमी होगी, ठीक है। तो स्टोमेटा को रात में खोलते हैं, क्योंकि स्टोमेटा तो खोलना मजबूरी है ना। अगर स्टोमेटा नहीं खोलेंगे तो कैसे वो कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे और कैसे वो खाना बनाएंगे? तो स्टोमेटा तो खोलना ही है। हाँ, ये रात में खोल लेंगे, दिन में बंद रखेंगे, पानी लॉस ना हो, नाइट में। ऐसे स्टोमेटा को क्या बोलते हैं? फोटो एक्टिव। जो स्टोमेटा दिन में खुलता है उसको क्या बोलते हैं? फोटो एक्टिव। फोटो का मतलब लाइट में खुलता है स्टोमेटा। फोटो एक्टिव जो लाइट में एक्टिव रहता है, नाइट में एक्टिव रहता है, वो फोटो एक्टिव स्टोमेटा। अब मैं हटा देना शुरू करूँ, बस इतना ही हटा लीजिए। ये हो गया, ठीक। इसमें ऐसे बना लीजिएगा, समझ में। ये आपका नाइट हो गया और ये आपका डे हो गया, ध्यान से देखिएगा। ये मैंने एक ही सेल बनाया, दो सेल नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक मीजोफिल सेल, क्या सेल है? मीजोफिल सेल में दिन में क्या होता है और रात में क्या होता है, ये समझना है। आपके जो C3 पौधे होते हैं, C3 वो दिन में क्या करते हैं? दिन में वो स्टोमेटा बोलते हैं, और ये जो कैम्प प्लांट है ये रात में स्टोमेटा बोलते हैं, ठीक है। ये दोनों सेल एक ही है। नाइट के समय ये स्टोमेटा यहाँ ओपन हो जाएगा, देखिए स्टोमेटा ओपन हो जाएगा, नाइट में वो CO2 को ग्रहण
क्या बनाएंगे, ग्राइंड करके सीधे बोलेंगे मैलिक एसिड बना लेंगे। कहाँ C4 में मैलिक एसिड बनता है ना, बनता है। ये मैलिक एसिड क्या होगा, स्टोर हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा। स्टोर कहाँ स्टोर हो जाएगा, वैक्यूल। वैक्यूल समझते हैं रिक्तिका में, स्टोरेज वैक्यूल इकट्ठा होगी मैलिक एसिड। अब ये काम तो करना था ना कि किसी तरीके से दिन में तो कार्बन डाइऑक्साइड ले ही सकते थे, क्योंकि दिन में तो स्टोमेटा बंद करना था, रात में स्टोमेटा खुला ले लिया कार्बन डाइऑक्साइड और PEP के साथ जोड़ लिया। किसके साथ, PEP के साथ जोड़ लिया। बनाते पहले बनेगा ऑक्जेलिक एसिड, देन क्या बनेगा, मैलिक एसिड। मैलिक एसिड बना करके स्टोर कर दिया। C4 क्या करता था, मैलिक एसिड को तुरंत वो तोड़ता था। याद आ रहा ना, ये मैलिक एसिड को नहीं तोड़ेंगे। ये दिन के समय मैलिक एसिड के समय मैंने लिखा, दिन के समय क्या होगा, मैलिक एसिड टूटेगा और क्या होगा, मैलिक एसिड टूट करके वही सेम प्रोसेस PEP बनाएगा। ठीक है, PEP बन गया ये, और PEP के बाद ये कैल्विन है, यहाँ में कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, उससे क्या चलेगा, कैल्विन साइकिल, सारा काम वही होगा। फिर ये PEP वापस यहाँ यूज हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि जो C4 प्लांट होते हैं, C4 वो कार्बोक्सिलेशन जो कराते हैं, कार्बोक्सिलेशन का मतलब CO2 अटैच जो कराते हैं, वो अलग अलग प्रकार की कोशिकाओं में कराते हैं। वो एक बार मीजोफिल में CO2 को अटैच कराएंगे, एक बार बंडल शीट में अटैच कराएंगे। जो कैंप पावर प्लांट होते हैं ये क्या करते हैं, ये इनके पास एक ही कोशिका होती है। कोशिका कितनी है, एक ही है। वो दिन और रात का शिफ्टिंग कर लेते हैं। C4 प्लांट जो नॉर्मल C4 प्लांट जो है जैसे गन्ना है, वो अलग अलग प्रकार की कोशिकाओं में क्या करता है, कार्बोक्सिलेशन कराता है। ठीक है, ये कार्बोक्सिलेशन एक ही कोशिका में कराएंगे, लेकिन क्या है, डे शिफ्ट, अपना टाइम ड्यूरेशन शिफ्ट कर लेते हैं कि दिन के समय ये होगा, रात के समय ये प्रोसेस चलेगा। समझ रहे हैं ना, वहाँ पर क्या है, सारा प्रोसेस दिन के समय चल रहा है, अलग अलग प्रकार की कोशिकाओं में चलता है। यहाँ कोशिका एक ही है, टाइम ड्यूरेशन शिफ्टिंग होगा। समझ रहे हैं ना, इसीलिए मैंने यहाँ नाइट लिख दिया और वहाँ डे लिख दिया। ये हो गया। आज क्लास नहीं है क्या सर का? हाँ, तो ये क्यों बोरिया बिस्तर बंद क्यों कर रहे हैं सब? अरे ये सब किताब का बंद कर दें, देख रहे हैं। नहीं सर आएंगे तभी हम छोड़ेंगे, आएंगे ना, आए हैं। अच्छा ठीक है, तो आ गए तो ठीक है। तो अगली बार अगला टॉपिक जो बचा लास्ट वाला ना, आज मैं कुछ क्वेश्चन भेज दूंगा, आप करिएगा क्वेश्चन, ठीक, पूरा चैप्टर का। एक जो बचा लास्ट वाला उसको छोड़ करके, ठीक।